हेलो स्टूडेंट्स। वी हैव रीड इन द लास्ट सेशन दैट कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया में इमीडिएटली नेशनलिज्म इवॉल्व हुआ था। कुछ रीजंस कौन कौन से थे? इंडिया में एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी और ब्रिटेन आर्मी के पास डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए उनको जो फाइनेंस चाहिए रहता था वो इंडिया में उन्होंने इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटीज़ इंक्रीज करके रेज करना स्टार्ट कर दिया था। फूड प्राइसेस इंक्रीज हो गई थी और सोल्जर्स को फोर्स रिक्रूटमेंट करवाया जा रहा था। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक थी और बैड क्रॉप फेल्यूर भी हो गया था, तो शॉर्टेज ऑफ फूड भी थी और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक के कारण क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग मर गए थे और डाइवर्शन ऑफ फूड भी हो रहा था। तो ये कुछ रीजंस हमने लास्ट टाइम पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ नए लीडर्स अपीयर हुए थे उस पीरियड में जिन्होंने स्ट्रगल के लिए एक नया तरीका सजेस्ट किया। क्या था? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का आइडिया लेकर आए थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में भी फाइट करने के बाद इंडिया आए थे। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। जनवरी 1915 में वो इंडिया रिटर्न हुए थे। एज यू नो, ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट the racist regime with a novel method of mass agitation. Racist regime means, what is the racist regime? मतलब जातिवाद के लिए उन्होंने वहाँ पर लड़ाई की थी साउथ अफ्रीका में। ओके, तो रेसिस्ट रिजाइम विथ अ नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन, मतलब मास एजिटेशन बड़े लेवल पर एक नई मेथड लेकर आए थे। वो नई मेथड कौन सी थी? विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। उसको वो क्या बोलते थे? सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च द ट्रूथ। सत्याग्रह का जो आइडिया था उन्होंने किसकी पावर पे एम्फसाइज किया था? ट्रूथ की पावर पे। और उसने क्या सजेस्ट किया? इस आइडिया ने सजेस्ट किया कि इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, अगर हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर हमारा स्ट्रगल, हमारी जो लड़ाई है वो इनजस्टिस के खिलाफ है, मतलब कि अन्याय के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। ऑपरेसर मतलब अत्याचारी, जो लोग अन्याय कर रहे हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमें फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, हमारी लड़ाई अन्याय से है। without seeking vengeance or being aggressive. Now what this vengeance means? Vengeance means revenge, मतलब हमें बदले की भावना से या एग्रेसिव होकर इस चीज़ को नहीं, बल्कि अ सत्याग्रही could win the battle through non violence, मतलब नॉन वायलेंस के थ्रू भी हम इस बैटल को जीत सकते हैं। ये नया आइडिया लेकर गांधी जी इंडिया आए थे। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइंस ऑफ द ऑपरेसर, मतलब ऑपरेसर से हम कॉन्साइंस की, शांति की अपील करके भी ये चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रुथ। पीपल जो कि अन्यायी भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, उन सबको एक्सेप्ट करवाना है हमको कि वो सच को देखें, टू सी द ट्रूथ, इंस्टीड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट द ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। ऐसा हमें उनको फोर्स नहीं करना है ट्रूथ एक्सेप्ट करने के लिए वायलेंस के थ्रू, मतलब हमें वायलेंस नहीं करना है। बाय द स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्फ। इस स्ट्रगल से क्या हुआ था कि जो ट्रूथ था, हमारे सच की लड़ाई थी, वो हमें कहाँ तक लेके जाएगी? ट्रिम्फ तक लेके जाएगी। ट्रिम्फ मतलब विजय करवाएगी। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। महात्मा गांधी जी का मानना था कि ये जो नॉन वायलेंस का धर्म है, अहिंसा का धर्म है, वो इन सारे इंडियंस को यूनाइट कर देगा, मतलब एकजुट कर देगा। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। नाउ यहाँ पे 3 प्लेसेस में महात्मा गांधी जी ने इंडिया में आते ही 3 जगह पे छोटे छोटे लेवल पे सत्याग्रह स्टार्ट किया था। वो तीनों जगह पे हम कुछ पढ़ेंगे। And this is the important thing, guys, please read it carefully. In 1917, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. मतलब अत्याचारी प्लांटेशन सिस्टम कहाँ पे हो रहा था? बिहार में, चंपारण में। तो किसानों की हेल्प करने के लिए महात्मा गांधी जी ने बिहार में 1917 में सत्याग्रह ओपन किया था शॉर्ट लेवल पे। दिस वाज द फर्स्ट। एंड ये जो स्टेट्स हैं ये मैप्स में भी आ
सकते हैं आपको, तो प्लीज़ इन एरियाज़ को मैप्स में ध्यान में रखना। देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में जो किसान थे उनको सपोर्ट करने के लिए एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेल्यूर एंड अ प्लेग एपिडेमिक। प्लेग एपिडेमिक और क्रॉप फेल्यूर से अफेक्टेड होके जो पीजेंट्स थे, जो खेड़ा के किसान थे, कुड नॉट पे रेवेन्यू, वो कर नहीं टैक्सेस नहीं चुका पाते थे, एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन भी रिलैक्स्ड। और वो डिमांड कर रहे थे कि रेवेन्यू कलेक्शन क्या होना चाहिए, रिलैक्स हो जाना चाहिए, मतलब थोड़ा उनको रिलीफ मिल जाए उसमें, उसकी डिमांड कर रहे थे। तो उसके लिए एक सत्याग्रह उन्होंने गुजरात, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में चलाया था, सत्याग्रह मूवमेंट। In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a सत्याग्रह movement among cotton mill workers. 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था। सो ये 3 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्लीज रीड देम केयरफुली एंड मेंशन देम इन योर नोट्स एज वेल एज इन मैप्स। सेकेंड थिंग, द रॉलेट एक्ट। अभी रॉलेट एक्ट क्या है इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। एम्बोल्डन विथ हिज सक्सेस, उनकी जो ये सत्याग्रह मूवमेंट की सक्सेस हुई थी उससे इनकरेज होके गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह। गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि एक नेशन वाइड सत्याग्रह स्टार्ट करना है, लॉन्च करना है। मतलब अभी तक सत्याग्रह उन्होंने सिर्फ एक एरिया को सपोर्ट करने के लिए स्टार्ट किए थे, अब वो नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करने जा रहे थे अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। मतलब एक रॉलेट एक्ट था 1919, उसके अगेंस्ट में उन्होंने सत्याग्रह करना स्टार्ट कर दिया था। अभी रॉलेट एक्ट क्या था? दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास्ड थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उस टाइम पे, उन्होंने इस एक्ट को पास किया था डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स। इंडियन मेंबर्स की यूनाइटेड अपोजिशन के बाद भी, इसके बावजूद भी इस एक्ट को पास किया गया था। It gave the government enormous powers to repress the political activities. इस एक्ट ने गवर्नमेंट को enormous पावर दे दी थी कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबा सकते हैं, एंड अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। मतलब बिना कार्यवाही किए पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, उनको जब जेल हो जाती है तो उनको बिना कार्रवाई किए 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है, ये पावर दे दी थी गवर्नमेंट को। Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws। मतलब वो सिविलियंस का, सिविल लोगों का डिसोबीडियंस चाहते थे, लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से। किसके अगेंस्ट? सच अनजस्ट लॉज, इन ये जो अनजस्टिस वाले रूल्स होते थे उनके अगेंस्ट, विच वुड स्टार्ट विथ द बाटल ऑन 6 अप्रैल। 6 अप्रैल पे इसके लिए महात्मा गांधी ने हड़ताल स्टार्ट कर दी। बाटल मीन्स हड़ताल। Rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway workshops and shops closed down। क्या क्या हो गया थे? रैलीज ऑर्गेनाइज कर दी थी उन्होंने बहुत सारी सिटीज़ में, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए थे, रेलवे वर्कशॉप्स और शॉप्स बंद हो गई थी। Alarmed by the popular upsurge and scared that the lines of communication such as railways and telegraph would be disrupted। मतलब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को जो डर लगा हुआ था कि कम्युनिकेशन लाइंस और रेलवेज और टेलीग्राफ अगर डिस्टर्ब हो गए, तो उसके डर से द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट। उन्होंने नेशनलिस्ट को क्लैम्प डाउन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब दबाने की कोशिश करी। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वॉज बैर्ड टू फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। लोकल लीडर्स को अमृतसर से पिक्ड अप, उठाकर प्रेजेंट किया जा रहा था, जेल में डाल दिया था। महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर होने से बैन कर दिया था। ऑन 10th अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। 10th अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक शांति पूर्वक जो रैली थी उस पे क्या किया था? ओपनली फायर कर दिया था। प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे स्टेशंस। उससे प्रोवोक होकर लोगों ने बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिस पे और रेलवे स्टेशन पे वाइड स्प्रेड अटैक करना स्टार्ट कर दिया था।
मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक द कमांड। अब मार्शल लॉ क्या था? मार्शल लॉ मतलब कि पुलिस के हाथ से कमांड निकलकर आर्मी को दे देना। समझ में आया? मतलब कि अब मार्शल लॉ इम्पोज हो गया था, अब आर्मी कुछ भी अपनी तरफ से एक्शंस ले सकती है। On 13th April, the infamous जलियांवाला बाग इंसिडेंट took place। हम सबको पता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट 13 अप्रैल को इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of जलियांवाला बाग। बहुत ज़्यादा भीड़ में लोग आए हुए थे जलियांवाला बाग में। Some came to protest against the government's new repressive measures। कुछ किस लिए आए थे? गवर्नमेंट के नए दबाने वाली जो उनके मेजर्स थे, नए एक्ट्स थे, उनको प्रोटेस्ट करने आए थे। अदर्स हैड कैम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। मतलब कुछ लोग वहाँ पे साल का जो बैसाखी का मेला लगता था उसको अटेंड करने आए थे। Being from outside the city, many villagers were unaware of the marital martial law that had been imposed। मतलब बहुत सारे लोग बाहर से भी आए थे, तो बहुत सारे विलेजर्स को ये नहीं पता था कि वहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। डायर एंटर्ड द एरिया। डायर जो थे वो एंटर हुए एरिया में। ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स, मतलब बाहर आने जाने वाले रास्तों को उन्होंने बंद कर दिया। एंड ओपन फायर्ड ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स। ओपनली फायर करना स्टार्ट कर दिया। और क्या हुआ कि हंड्रेड्स, हज़ारों की संख्या में लोग जो थे वो वहाँ पर मर गए थे। हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वॉज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज a feeling of terror and wave। इस चीज़ को करने का उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उन्होंने बाद में डिक्लेयर किया कि एक मोरल इफेक्ट पता चले, सत्याग्रही के मन में डर बैठ जाए कि उन्हें ये सत्याग्रह बंद कर देना चाहिए। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took to streets in many North Indian towns। जैसे ही जलियांवाला बाग की न्यूज़ स्प्रेड हुई, भीड़ में, बहुत ज़्यादा भीड़ में लोग स्ट्रीट्स में आने लगे नॉर्थ इंडियन टाउन्स में। देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। स्ट्राइक्स, हड़तालें हो रही थी, क्लैशेस, पुलिस के साथ क्लैशेस हो रहे थे, और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विथ brutal repression seeking to humiliate and terrorize people। अब गवर्नमेंट ने भी अपना कमांड लेना स्टार्ट कर दिया था, लोगों को दबाना, उनको ह्यूमिलिएट करना स्टार्ट कर दिया था। सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड। जितने भी सत्याग्रही थे उस मोमेंट में, जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनको ग्राउंड पर अपनी नोज रब करनी पड़ती थी। क्रॉल ऑन स्ट्रीट्स, मतलब गलियों में उनको घसीटा जाता था। एंड डू सलाम टू ऑल साहिब्स, मतलब उनको सैल्यूट करने के लिए मजबूर किया जाता था। पीपल आर फ्लॉज्ड मतलब कोड़े बरसाना, उन पे कोड़े बरसाए जाते थे। एंड विलेजेस अराउंड गुजरनवाला इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, अभी जो पाकिस्तान में है गुजरनवाला, उस ऐसे विलेजेस को बॉम्ब कर दिया गया था, वहाँ पे बम बरसाए गए थे। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मोमेंट। इतना सारा वायलेंस देख के महात्मा गांधी ने क्या किया? सत्याग्रह को वापस ले लिया। वाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट। जबकि रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा मूवमेंट, बड़े लेवल पर मूवमेंट बन गया था, इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज़ एंड टाउन्स। अभी भी ये कुछ सिटीज़ में और कुछ टाउन्स तक ही लिमिटेड था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। अब महात्मा गांधी ने फील किया कि अब हमें और भी बड़ा मूवमेंट इंडिया में करने की ज़रूरत है। बट ही वॉज सर्टेन that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together। पर उनको इस बात पे भी पूरा भरोसा था कि हिंदूज और मुस्लिम्स को एक साथ लाए बिना ये मूवमेंट नहीं, ऐसा कुछ कोई भी मूवमेंट हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। One way of doing this he felt was to take up the खिलाफत issue। मतलब हिंदूज और मुस्लिम को एक साथ लाने का एक तरीका था, उन्होंने सोचा कि खिलाफत इश्यू को उठाया जाए। खिलाफत इश्यू क्या था?
The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था जब ऑटोमन टर्किश जो था उनकी डेथ हुई थी. एंड देयर वर रूमर्स दैट हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्परर. और ऐसी रूमर्स थी, ऐसी अफवाहें थी कि हार्श पीस ट्रीटी, एक ट्रीटी इम्पोज की जाएगी ऑटोमन एम्परर पर. द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, द खलीफा, मतलब ऑटोमन एम्परर अब जो इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड थे, खलीफा बोलते थे उनको, तो उनके ऊपर एक हार्श पीस ट्रीटी ऑर्गेनाइज की जाएगी, इम्पोज की जाएगी, मतलब ज़बरदस्ती उनको एक ट्रीटी, एक समझौता करना पड़ेगा. टू डिफेंड द खलीफाज टेम्परल पावर्स, खलीफा की टेम्परल पावर्स को डिफेंड करने के लिए अ खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919. मार्च 1919 में क्या हुआ था कि एक खिलाफत कमेटी बनी थी. कहाँ पे? बॉम्बे में. खिलाफत कमेटी. A young generation of Muslim leaders like brothers मोहम्मद अली एंड शौकत अली, यंग जनरेशन के लीडर्स थे. कौन कौन? मोहम्मद अली एंड शौकत अली began discussing with महात्मा गांधी about the possibility of a united mass action on the issue. मतलब एक यूनाइटेड बड़ा एक्शन करने की पॉसिबिलिटी पे मोहम्मद अली और शौकत अली ने महात्मा गांधी जी से डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया. गांधी जी saw this as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of a unified national movement. गांधी जी ने इस खिलाफत मूवमेंट को एक अपॉर्चुनिटी समझा कि इसका फ़ायदा उठाकर इस तरीके से हम लोग मुस्लिम्स और हिंदूज को एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट के लिए रेडी कर सकते हैं. एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920 में जो कलकत्ता सेशन चल रहा था कांग्रेस का, he convicted other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as for स्वराज. उन्होंने कन्विंस किया था दूसरे लीडर्स को भी कि अब हम एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे. किसको सपोर्ट करने के लिए? खिलाफत को सपोर्ट करने के लिए और स्वराज को स्थापित करने के लिए. स्वराज मतलब कि फ्रीडम को स्थापित करने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज वाई नॉन कोऑपरेशन. अब ये वाई नॉन कोऑपरेशन टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. तब तक के लिए कीप स्टडिंग.